जस्टिस काजी फाइज ईसा 2 साल जंग लड़ने के बाद सुरखरू हुए हैं और उन्होंने ये साबित किया है अगर ऑर्गेनाइज तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट किया जाए तो उनको ज़रूर हराया जा सकता है। फैज़ाबाद धरना वर्डिक्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसी क्या बातें की थी जिसकी वजह से उनको और उनकी फैमिली को 2 साल हैरेस किया गया। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, इस हफ्ते जुडिशरी के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हवाले से पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है। ये देखा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनका केस पिछले 2 सालों से चल रहा है और आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 का जो फैसला था जिसमें 10 में से 7 जजों ने ये कहा था कि FBI इन्वेस्टिगेट करेगा जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी फैमिली के ऑफशोर कंपनीज को, वो उसको इल्लीगल करार दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बिल्कुल गलत है, गैर आइनी है और गैर कानूनी है। 19 जून का फैसला क्या था उसमें थोड़ी सी मैं रोशनी डालूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, जो कि सदर पाकिस्तान ने दायर किया आज से तकरीबन 2 साल कबल, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की लंदन में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उन्होंने अपनी फैमिली के नाम पे ली हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो डिस्क्लोज़ नहीं की। इस वाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये मौक़िफ़ था कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी अहलिया की हैं और उसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उनकी जो अहलिया हैं वो एक इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर हैं। जो इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपनी होती हैं और उसका उसके स्पाउस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये मौक़िफ़ अपनाया जैसे फाइज ईसा ने। इस हवाले से जो 19 जून का फैसला था उसमें ऑल्दो जो रेफरेंस थी उसको क्वैश कर दिया गया था, उसको बाहर फेंक दिया गया था और कहा था कि ये रेफरेंस जो है हुकूमत ने बदनीयती पर बनाई है, गलत बनाई गई है। लेकिन उसके साथ ही साथ 7 जजों ने वो मामला FBI को भी रेफ़र कर दिया, जिसके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी रिव्यू पिटिशन दायर की और बाकी कुछ जो बार कौंसल हैं पाकिस्तान के उन्होंने भी रिव्यू पिटिशन दायर की कि ये जो FBI को मामला भेजा गया है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही खारिज कर दिया गया है तो फिर FBI को मामला क्यों भेजा जा रहा है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन कबल ये उनकी रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट की हैं और ये माना है कि FBI को जो मामला भेजा गया था वो गैर कानूनी था और गैर आइनी था। थोड़ी सी बात अगर इस बेंच की कर लें जिसने ये फैसला सुनाया तो मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि ये 10 रुकनी बेंच था जिसकी जो सरबराही कर रहे थे जस्टिस उमर ता बंदयाल कर रहे थे, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं पाकिस्तान के। ये जो हैं इस फैसले में माइनॉरिटी में रहे हैं, यानी कि ये उन 4 जजों में हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है। ये बड़ी एक रेयर चीज़ होती है कि जो बेंच का सरबराही कर रहा हो वो माइनॉरिटी में चला जाए। ये इस फैसले में देखा गया है और इसके हवाले से इसमें इसकी क्या बैकग्राउंड था, रेफरेंस क्यों फाइल किया गया, थोड़ी सी उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। पिछले 2 साल जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी फैमिली के लिए इंतहाई मुश्किल 2 साल थे, और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि जो उनके फेलो जजेस हैं जो कि इस सारी कार्रवाई का हिस्सा थे उनके लिए भी आसान नहीं थे। इस सारी प्रोसीडिंग्स में देखा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके फेलो जस्टिस मुनीम अख्तर और जो जस्टिस उमर ता बंदयाल हैं जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके माबैन काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला भी किया गया। और एक मौके के ऊपर जस्टिस मकबूल बाकिर जो कि बड़े एक अपराइट जज हैं वो कोर्ट रूम भी छोड़ के चले गए एक मौके के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी देखने को सामने आई। ये देखा गया कि जुडिशरी और जजेस हैं वो इस केस के ऊपर काफ़ी डिवाइडेड नज़र आए, और अब जब के फैसला आ गया है उसमें भी ये देखा गया कि 6 जजेस एक तरफ थे और 4 जजेस जिसमें जो सरबराह थे बेंच के वो दूसरी तरफ पाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती इदारों ने, रियासती इदारों ने क्यों जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस बनाया, क्यों बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, FBI को, लैंड एंड रेवेन्यू को फोर्स किया कि वो उनको प्रोसिक्यूट करे, उनको हैरेस करे, और ये 2 सालों में जो उनके साथ हुआ है ये क्यों हुआ। तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है और वो है फैज़ाबाद धरना वर्डिक्ट। ये फैज़ाबाद धरना वही है, इसका जो वर्डिक्ट है, इसका जो फ़ैसला है, ये वही फ़ैसला है जिसको ISI ने भी चैलेंज किया
और इसका केस अभी भी चल रहा है। ये वही वर्डिक्ट है जिसके बारे से जिसका फाइसा ने खुद कहा कि इसको लिखने की वजह से हुकूमत उनको उनके ओहदे से हटाना चाहती है। अगर मैं इस वर्डिक्ट के कुछ अहम निकात आपको बता दूं तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस नौयत का वर्डिक्ट था, किस नौयत का फ़ैसला था जिसकी वजह से जस्टिस काजी फायज़ ईसा को 2-3 साल जो है ये जंग लड़नी पड़ी। तो सिर्फ उनको नहीं, उनकी फैमिली को भी लड़नी पड़ी जो कि पाकिस्तान में मुकीम भी नहीं थी। तो इसके जो कुछ अहम रुकन हैं इस फैसले के जो कि आर्मी से रिलेटेड हैं वो आपको मैं बता दूं। उसमें इस फैसले में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये लिखा कि आर्मी को चाहिए है कि वो जो असगर खान केस है, अगर मैं उसको ब्रीफ से आपको बताऊं असगर खान केस का, तो वो सारा इसके ऊपर मबनी है कि कैसे आर्मी ने IGI बनाई 90s में और उसको बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। तो ये जो सारा केस चल रहा था उसका रेफरेंस लिया फायज़ ईसा ने और कहा कि इस मामले के बाद आर्मी को चाहिए था कि वो पॉलिटिकल मैटर से, सियासी मामला से दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके अलावा उन्होंने ISPR को भी ये कहा कि वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कमेंट करना बंद करे और उन्होंने जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, IB है, उसके बाद MI है, ISI है, उनको भी ये कहा कि वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उससे बाहर ना निकलें, यानी कि आइन ने जो उनकी डोमेन मुकर्रर की है उससे बाहर ना निकलें। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को ये डायरेक्ट किया बल्कि कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी उन अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो कि फैज़ाबाद धरना में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। इसमें उनका इशारा उन लोगों की तरफ भी था जिन्होंने प्रोटेस्टर्स को, TLP वर्कर्स को जाते हुए हज़ार रुपए बांटे। तो ये वो अहम निकात थे जिसकी बिना के ऊपर उनको इस तरह से हैरेस किया गया पिछले 2.5-3 साल से। उनकी रेपुटेशन को मीडिया में, उनका मीडिया ट्रायल किया गया, उनको हर तरीके से उनको जो है लेट डाउन करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ये जंग बिल्कुल बहादुरी से लड़ी है और जीती भी है। आखिर में हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो फैसला है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन है और जितनी भी पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं, बाशऊर लोग हैं, उनको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जिन्होंने एक अपराइट जज को सिर्फ उसके एक वर्डिक्ट की वजह से 2-3 साल जो है उसको हैरेस किया, तो उनका क्या नतीजा निकला है, ये उनके लिए भी एक मैसेज है। और हम समझते हैं कि जो कल्चर है जो कि इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जजेस को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए प्रेशराइज़ किया जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए, जिसकी एक पूरी तारीख है पाकिस्तान में, चाहे वो जस्टिस मुनीर का डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हो, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का केस हो, चाहे जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केस हो। तो ये इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए एक नासूर है और जो हुकूमतें होती हैं उस वक्त की, उनको तो बिल्कुल भी इसके अंदर पार्टी नहीं बनना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि आज अगर वो इस चीज़ को हवा देंगे तो कल को ये चीज़ उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल है, कैसे कभी एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, फिर बाद में दूसरे को पहले के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज़ जो है ये हमारी सियासी जो जमातें उनको भी समझने की ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ में पार्टी बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। PTI ने क्या हासिल किया है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी रेफरेंस ही बदनीति के ऊपर जो है वो बुनियाद है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और मैं एंड पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी जमहूरी मुल्क की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए सबसे अहम दो चीज़ें हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। इस जो हमने इशू आज डिस्कस किया है इसके ऊपर अपनी राय हमें लाजमी दीजिएगा और आज़ाद लब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।